हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ सब। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हिंदी की रहने वाली है। बहुत मज़ेदार तरीके से आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगी ना वो याद कराऊंगी आपको, ठीक है ना। ये तो आप गांठ बांध लेना। आपने हिंदी पढ़ी तो होगी, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का शब्द किसने दिया, कब शुरू हुई, हिंदी भाषा का अर्थ क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, विश्व में कौन सी बोली जाती है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। हिंदी में आप ये क्यों पढ़ेंगे, आपको संधि से मतलब है, समास से मतलब है, वर्ण कितने होते हैं इससे मतलब आप। लेकिन एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी भाषा से, सामान्य परिचय से, ठीक है ना। आज हमारी फर्स्ट क्लास है हिंदी की, सभी एग्जाम में आती है लगभग हिंदी। तो आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए, ठीक है ना गाइस। तो सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण में मतलब सामान्य परिचय हिंदी का बड़ा। हिंदी शब्द ना सबसे पहले ईरानियों ने दिया, ये ध्यान रखना। हिंदी शब्द सबसे पहले किसने दिया, हिंदी शब्द सबसे पहले ईरानियों ने दिया। सबसे पहले हिंदी शब्द किसने दिया, ईरानियों ने। सबसे पहले हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया, याद रखना अच्छे से सब। अब रात में सोना तब एक बार रिवाइज करके फिर सोना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांसीसी मतलब हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया। फारसी या ईरानी मतलब हिंदी शब्द ना फारसी और ईरानी भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी और ईरानी भाषा का है, मतलब फारसी बोलते हैं, ईरानी भाषा। कभी कभार पूछ लेते हैं हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो हमें ये याद रखना है हिंदी शब्द फारसी या ईरानी शब्द भाषा का, मतलब दोनों भाषाएं में याद रखनी, फारसी और ईरानी। और हिंदी शब्द दिया किसने है ये भी याद रखना, ईरानियों ने दिया। मतलब हिंदी भाषा बोलते हैं, मतलब भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं वो बता। भाष यानी संस्कृत धातु से बना शब्द बना है। संस्कृत मतलब भाषा है ना, वो भाष शब्द से प्रकट हुआ। भाष शब्द संस्कृत भाषा से संस्कृत का है। भाष शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। धातु से भाषा शब्द बना है, यानी कि भाष धातु से ही भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि भाष शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या भाव विचार। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या भाव या विचार, प्रकट करना भाव या विचार, ठीक है ना। ये याद रखना। हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया है। हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी या ईरानी भाषा का है। भाषा यानी कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, यानी कि भाष धातु से बना है, जो संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ है प्रकट करना या भाव विचार, ठीक है ना दोस्तों। एक बार फिर से देख लेना आप। हिंदी भाषा यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताएंगे। हिंदी भाषा सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद शौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति हुई, यानी कि निर्माण हुआ। ये भाषाएं 1 2 3 4 5 के बाद हिंदी आई है, यानी कि पहले ये भाषाएं चलती थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर इस भाषाओं के निर्माण से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। इन भाषाओं के निर्माण से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप पहले जाके, ये बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है ना। सभी को गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने पहले ही। हिंदी भाषा की उत्पत्ति यानी कि सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौरसेनी से हिंदी का निर्माण हुआ। यानी कि ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, हिंदी से पहले कितनी भाषाएं थी, नहीं मतलब हिंदी भाषा का शब्द कितनी भाषाओं से मिलकर हुआ, क्योंकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, यानी कि 5 भाषाओं से हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी का वर्तमान समय मतलब 1000 ईसा पूर्व से हिंदी चली आ रही है, 1000 ईसा पूर्व से हिंदी बोलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है,
ये बताना है आपको। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? या ये आंसर नहीं पता होगा आपको, मैं बताती हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बोली कौन सी बोली जाती है ये भी पूछते हैं। सबसे ज़्यादा बोली कौन सी बोली जाती है? सबसे ज़्यादा बोली हम भोजपुरी बोलते हैं। हम भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हो, कहीं को सुना होगा आपने। सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोलते हैं हम। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? यानी कि भोजपुरी। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो भाषा हिंदी बोली जाती है। अगर बोली पूछे सबसे ज़्यादा बोली कौन सी बोली जाती है, तब भोजपुरी करना है। भाषा अगर बोली का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देती हूँ। हिंदी भाषा शब्द सबसे पहले ईरानियों ने दिया था। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा शब्द मतलब फारसी और ईरानी भाषा का है। मतलब किस भाषा का पूछे तो फारसी और ईरानी भाषा का है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना, भाव विचार करना आदि। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी से हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है ना, याद रखना। मतलब हिंदी का वर्तमान समय 1000 ईसा पूर्व से हिंदी चली आ रही है। मतलब सब हिंदी बोलते हैं। सब तो नहीं बोलते, मतलब कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ मारवाड़ी, भोजपुरी। सबसे ज़्यादा बोली तो हम भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना आप। 1000 ईस्वी से कुल मिला के हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी यानी कि हिंदी सबसे बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन ये हिंदी अब तक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये ध्यान रखना आप। जब हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी नहीं गिनी जाती। हिंदी नहीं है, हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। आपको बता दिया हम। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी, ठीक है ना। अगला देखेंगे, मतलब हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। हिंदी यानी कि हिंदी का मानक समय कौन? हिंदी का मानक समय क्या है? 1100 ईसा पूर्व। मतलब पूर्ण रूप से हिंदी को स्वीकार करने का समय है 1100 ईस्वी। मतलब हिंदी की लिपि कौन सी है ये भी पूछते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है और लिपि किसे कहते हैं ये बताती हूँ। हिंदी भाषा को लिखने के लिए किए गए चिन्हों का प्रयोग लिपि कहलाती है। यानी कि जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं ना, उसमें चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि कौन सी है ये बताओ पहले था। हिंदी की लिपि भी बहुत पूछी जाती है बहुत से एग्जाम में, मैंने भी देखा। आपको परवेश हीरे के क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आगे। जब हिंदी बस सामान्य परिचय हो जाएगा ना, तब ट्यूशन करेंगे हम। आप बताना। सॉरी, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। नाम सुना होगा देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि भी पूछते हैं। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? यानी कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है। रोमन भाषा, रोमन शब्द। जैसे हम रोमन संख्या लिखते हैं ना, एक, जैसे 1 2 ऐसे, इसे रोमन बोलते हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी से है। लिपि किसी भाषा को, मतलब हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ है ना, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अंग्रेजी भाषा की लिपि याद रखना है हमें, रोमन लिपि है, यानी कि रोमन संख्या बोलते हैं ना। लिपि का देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन कौन सा है? अंतिम व्यंजन कौन सा है देवनागरी लिपि का? अंतिम व्यंजन कौन सा है देवनागरी लिपि का? बताओ जल्दी से। हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन कौन सा और देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन कौन सा? देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन गे हो जाएगा।
ये हो जाएगा देवनागरी लिपि का अंतिम। ये इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन क्या है ये पूछा जाएगा। ये है हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन कौन सा है, ये तो पता ही होगा आपको, ये भी नहीं पता है क्या? हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन है होता है, अंतिम व्यंजन है होता है, यानी कि अंतिम अक्षर है होता है। देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन ये होता है, ठीक है ना। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई, मतलब हिंदी की लिपि है ना देवनागरी, उसकी भी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है ना। हिंदी की जो लिपि है ना देवनागरी, उसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि से होती है। हिंदी, मैंने बोला था हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी अभी तक राजभाषा ही है, ठीक है ना। हिंदी एक राजभाषा, इसे भी गांठ बांध लेना, हिंदी राजभाषा ही है, राजभाषा ही मतलब राजभाषा उसे कहते हैं जो दो देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसे राजभाषा। यहाँ पे परिभाषा लिखी है मैंने, उसे नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, बाद में इसके नोट्स बना लेना। नोट्स तो आप बना ही लेना, कुछ भी करिए, हर एग्जाम में काम आते हैं बहुत अच्छी तरीके से, फिर कहीं नहीं मिलने वाला कभी एक साथ ऐसे, कोई सामान्य परिचय नहीं बताने वाला है इसका, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना सब। हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी। हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, उसे लिपि कहते हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन ग है, हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन ह है। देवनागरी का अंतिम व्यंजन ग है, हिंदी भाषा का है। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी, मतलब देवनागरी लिपि है ना, उसकी उत्पत्ति भी ब्राह्मी लिपि से हुई। हिंदी एक राजभाषा है, हिंदी एक राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? जो मतलब दो देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है ना, उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा, भाषा के माध्यम से 3 प्रकार के होते हैं, मतलब हिंदी भाषा के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, जिसे बोलकर, लिखकर, संकेत। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, वो भी हिंदी भाषा का माध्यम है, लिखते हैं वो भी हिंदी भाषा, मतलब हिंदी में लिखते हैं हम, वो भी हिंदी भाषा का। हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, संकेत से जो भी समझाते हैं वो सब हम हिंदी में ही करते हैं। यानी माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना, हिंदी भाषा के माध्यम 3 होते हैं। हिंदी भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं, मतलब हिंदी भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कौशल कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण, बदन, पठन, लेखन। श्रवण, बदन, पठन, लेखन, ये याद रखना आपको। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, बदन, पठन, लेखन। 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 कौशल होते हैं, माध्यम 3 होते हैं। बोलकर, लिखकर, संकेत। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के कौशल होते हैं, जिसे श्रवपल्लव, मतलब स्वरपल्लव, इसे भी याद कर सकते हो। श्रवपल्लव मतलब एक एक शब्द, एक एक अंक शुरू का अक्षर। श्रवण, बदन, पठन, लेखन, श्रवपल्लव, 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 याद रखना, ठीक है ना। हिंदी भाषा के 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, जो बोलकर, लिखकर और संकेत से हम हिंदी भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं, जिसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण, बदन, पठन, लेखन, श्रवपल्लव। इस शब्द को आप याद रखना, आपको सब याद आ जाएंगे। मतलब एक बात बताऊं, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, मतलब भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताया था ना आपको, बताओ ना आप। हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा मंडारिन है, यानी चाइना की भाषा है मंडारिन, याद रखना आप।
मंडारिन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंडारिन है, जो चाइना की है। हिंदी है ना, हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है, मतलब तीसरे स्थान पर आती है, जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंडारिन है, जो चाइना की भाषा है। क्लासिकल लैंग्वेज यानी हिंदी का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है, यानी कि राजभाषा है हिंदी, ठीक है ना। भाषा के 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, बोलकर, लिखकर, संकेत। बोलकर, लिखकर और संकेत। हिंदी भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण, वदन, पठन, लेखन, यानी कि श्रवबले। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मंडारिन है। हिंदी तृतीय स्थान पर है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ। हिंदी शब्द सर्वप्रथम ईरानियों ने दिया था। हिंदी मतलब किस भाषा का शब्द है? फारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। भाषा मतलब संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकट करना या भाव विचार करना। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 5 भाषाओं से हुई है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और शोरसेनी। इसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। 1000 ईस्वी से हिंदी का समय चल रहा है वर्तमान तक। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा बोली भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी। लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। देवनागरी का अंतिम व्यंजन ग है। हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन है। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में दिया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, बोलकर, लिखकर और संकेत। हिंदी भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं। 4 प्रकार के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण, वदन, पठन, लेखन, श्रवबले। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मंडारिन है, जो कि एक चाइना की भाषा है। हिंदी तृतीय स्थान पर है। आप इसे याद कर लेना अच्छे से। ये हिंदी भाषा का सामान्य परिचय था। अब हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय था, इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाओ आप जल्दी से जल्दी आपके पास ही आए। बेल आइकन को दबा देना, नोटिफिकेशन आपके पास जाए। लाइक कर देना क्लास को, शेयर भी करना। शेयर करना बनता। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे आपको इसके। आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला, यानी वर्णमाला हिंदी का पार्ट है वर्णमाला। इन वर्णों के आधार पर पूरी हिंदी टिकी हुई है। इन वर्णों के आधार पर वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। इतना सा याद रख लेना, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी वर्णमाला में अगर आपको एग्जाम में बहुत से कंफ्यूज रहता है, कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता है। इस प्रकार की अगर वो पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते, तो 52 होते। अगर वो पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो हमें 44 लिखे आते। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना। कुल वर्ण 52 होते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं। वर्ण के भी 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं और वर्ण 44 होते हैं। ऑप्शन में आपको अगर ऊपर लिख के पूछे कि अगर क्वेश्चन हो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, अगर 52 ऑप्शन में नहीं होना तो तब आपको 44 करना है। अगर 44 और 52 दोनों ऑप्शन में हो, अगर कुल पूछे ना, तब हमें 52 करना है, ठीक है ना। अगर वो ऐसा ही पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तब हमें 44 करने, ठीक है ना। हिंदी में वर्ण 44 होते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है।
मतलब वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जो बिना बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित होती है, वे स्वर कहलाती है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, यानी कि वोवेल्स 11 होते हैं वोवेल्स, याद रखना। इंग्लिश में वोवेल्स 5 होते हैं, हिंदी में वोवेल्स 11 होते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में वर्ण 44 होते हैं, पूर्ण वर्ण 52 होते हैं। स्वर यानी वोवेल्स जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, स्वर कहते हैं। मतलब बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है ना। स्वरों की संख्या 11 होती है। वर्णमालाएं, वर्णों का समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 44 होते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अगला पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना। अगला जैसे यानी कि स्वर की संख्या 11 होती है, कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। आ ई उ ऊ ए आई ओ औ री 11 होते हैं। आ ई उ ऊ ए आई ओ औ री 11 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, बताना आपको, लिख दूं मैं यहाँ पे। स्वरों की संख्या 11 होती है, संख्या 11 होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, रीश्व स्वर, दीर्घ स्वर, उपलब्ध, यानी कि स्वर के भी प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, रीश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। यानी कि रीश्व स्वर जो मतलब वे स्वर ना, रीश्व स्वर जिसे बोलने में एक मात्रा या बहुत कम समय लगे, वो रीश्व स्वर कहलाते, यानी कि आसानी से उच्चारित हो जाते हैं। जैसे ए यू री, मतलब इसमें कोई समय, ज़्यादा समय नहीं लगता, कम समय लगता, यानी कि जैसे हम परिभाषा में देखें एक मात्रा का समय लगता, कुछ ऐसे ही है, इसे रीश्व स्वर कहते हैं। रीश्व स्वर की संख्या 4 होती है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, रीश्व स्वर कुल कितने होते हैं, संख्या बताइए। या ऐसे भी पूछता है निम्नलिखित में से रीश्व स्वर कौन सा है। इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है ना। ए ई उ री रीश्व स्वर है। मैं अगली क्लास में इनके क्वेश्चन लेके आऊँगी। आप मेरे क्वेश्चन होंगे, आपके आंसर देने आपको, ठीक है ना। आपके आंसर होंगे, नहीं आएगा तो देख लेना फिर। रीश्व स्वर 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ए यू री दीर्घ स्वर, यानी कि स्वर के 3 प्रकार थे, रीश्व, दीर्घ और प्लुप्त। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी कि कुल स्वर 11 होते हैं, उसमें से 4 तो रीश्व हो जाएंगे, जो बाकी जो बचे 7 वो दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। एयूरी एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर यानी कि 2 मात्रा का, जिसमें बोलने में थोड़ी थोड़ी सी कठिनाई होती है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। प्लुप्त स्वर होता है, प्लुप्त स्वर ओम जिसे 3 मात्रा का मतलब बहुत ज्यादा समय लगे, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त शब्द का उदाहरण ओम, यानी कि हमें पूछ ले स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कभी कंफ्यूज होते हैं, जैसे स्वर 2 प्रकार के भी होते हैं, सरी स्वर, दीर्घ, कभी कभी 3 प्रकार के भी लिखते हैं। हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन में 2 भी हो 3 भी हो तो तब आपको 3 करके आने, अगर ऑप्शन में 3 नहीं होना तब आपको 2 करके आने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है ना। 3 प्रकार होते हैं, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, रीश्व, दीर्घ और प्लुप्त। ए ई उ री, ए ई उ री 4 होते हैं, ए ई उ री 4 होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ ए आई ओ औ, यानी कि 7 होते हैं।
प्लुप स्वर ओम, यानी कि इसमें कम समय लगता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा तिगुना समय लगता है। यानी कि प्लुप स्वर मुख्यतः स्वर के दो प्रकार ही होते हैं। मुख्यतः याद रखना, स्वर के दो प्रकार ही होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। मुख्यतः स्वर दो प्रकार के माने जाते हैं। मैं आपको 3 पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, याद रखना। स्वर 11 होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, रीस्व, दीर्घ, प्लुप्त। रीस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ में दुगुना समय, प्लुप्त में तिगुना समय लगता है। रीस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर मतलब ओम और भी कुछ होता है, राउंड जो भी हो, प्लुप्त स्वर के अंदर आते हैं। ये नहीं पूछा जाता प्लुप्त स्वर की संख्या कितनी, केवल ये पूछा जाता दीर्घ स्वर कितने होते हैं, रीस्व स्वर कितने होते हैं। मुख्यतः स्वर दो प्रकार के ही होते हैं, दो प्रकार के ही माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्यंजन, अगला व्यंजन हमने स्वर पढ़ लिया, अब व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। आपको सामान्य, बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाता कि स्वर की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऐसा आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। उसके जो अंदर जो प्रकार होते हैं, उनके जो भागों में मतलब वर्गीकरण होता है, वही पूछा जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, याद रखना 33 होती है। स्वरों की सहायता से बोले, स्वर एक स्वतंत्र इकाई जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर यानी कि स्वर मतलब व्यंजन। व्यंजन का वर्गीकरण किया हुआ है, मतलब इन शब्दों में व्यंजन का वर्गीकरण किया हुआ है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इनकी संख्या बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये सारे व्यंजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी संख्या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है ना। इसकी संख्या बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें संख्या याद रखनी है। इसका संख्या 25 होती है इसकी, और वर्ग होता है क च ट त प वर्ग होता है। क च ट त प वर्ग होता है, मतलब क च ट प वर्ग है ना, वो 25 जो भी 1 2 3 4 5 हो रहे 25 है, मतलब 5 ही वर्ग 5 ही वर्ण होते हैं, तब इनकी संख्या 25 होती है। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। यर अलव इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन आते हैं 4। संयुक्त व्यंजन क्षत्र य श्र, क्षत्र य श्र। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो वर्णों की सहायता से बनाई। क और से तो क्ष बनता है, त और र से त्र बनता है। मैं लिख देती हूँ, क प्लस से तो क्ष बनता है, क्ष बनता है। त प्लस र से त्र बनता है। धन ये से गे बनता है। धन र से श्र बनता है। ये आपको याद रखने, मतलब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्षत्रज्ञ होते हैं, आगत व्यंजन 2 होते हैं। जब मतलब यहाँ पे जो बिंदु लगा होता है ना, वही आगत व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। उसमें या संघर्षी व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। स 3 ही स और है उसमें संघर्षी होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड होता है, जिसे ताड़न जात द्विपृष्ठ और द्विगुण भी बोलते हैं, ठीक है ना। अयोगवाह 2 होते हैं, अम अह। स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं, क ट त प वर्ग, यानी कि इनके पंचम वर्ण को छोड़कर 16 होते हैं। स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं। च छ ज ज
च च ज ज च वर्ग वाला है। प्रकम्पित व्यंजन एक होता है र, यानी कि जिसको बोलने से कंपन होता है उसे प्रकम्पित व्यंजन कहते हैं। रह, बोल के देखो, रह कंपन होगा आपको। इसे लुटित व्यंजन भी कहते इसे लुटित व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्वी व्यंजन लय, जिसे मतलब बोलने में जीभ लुढ़कती है उसे लय लुटित व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षहीन दो होते हैं, ये और वह, ये और है। अर्धस्वर भी कहते हैं, जिसे अर्धस्वर भी बोलते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट याद ले लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्ग। स्पर्श व्यंजन में आते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है व्यंजन की, जिसमें इसका वर्गीकरण किया हुआ है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं, आगत 2 होते हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, उपसित व्यंजन 2 होते हैं, अयोगवाह भी 2 होते हैं, स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं, स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, प्रकम्पित 1 होता है, पार्श्विक व्यंजन भी 1 होता है, संघर्षी 2 होते हैं। इनकी मतलब इनकी नंबरिंग याद करना, ये बहुत से पूछे जाते हैं और इनको भी याद कर लेना। ये सब पूछा निम्नलिखित में से कौन सा योग हुआ है, कौन सा उत्क्षिप्त है, कौन सा स्पर्शी है, ये भी पूछा जाता है। ये आपको याद करना है। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्वेश्चन कराऊँगी आपको मैं, क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जवाब देने हैं उसको, ठीक है ना। व्यंजन आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ा था और स्वर व्यंजन भी पढ़े थे। स्वर भी पढ़ा था, व्यंजन भी पढ़ा, उनका वर्गीकरण पढ़ा है, स्वर कितने होते हैं वो भी पढ़ा, उनके प्रकार पढ़ा है और हिंदी भाषा का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया है। याद करना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना आप, ठीक है ना। ओके गाइज, आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी ना, आप इन सब का पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप नोट्स बना लेना, बहुत काम आते हैं। बहुत से एग्जामों में वर्ण पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना गाइज। हैव ए नाइस डे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।